नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म NGGS नीतीश एजुकेशंस के इस यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चे। और आज की वीडियो में हम लोग को प्यारे बच्चे यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री का प्यारे बच्चे हम लोग एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न इस प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा जाता है प्यारे बच्चे, सारे के सारे प्रश्न आज आप लोग का जो है ना इस वीडियो में 2 से 3 घंटे के क्लास में सारा का सारा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करा देंगे प्यारे बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे, बिना देरी किए हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग ज़रूर जो है ना इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चे प्राचीन भारत का इतिहास के संदर्भ में आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, वह युग जब पत्थर के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है। तो उनको प्यारे बच्चे उनको पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। पूरा, मध्य और नभ हो जाएगा। आगे, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। तो हो जाएगा शिकार व फल संग्रह। क्या हो जाएगा? शिकार व फल संग्रह इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न वो ये है, पूरा पाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहते हैं के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। यह था आग। क्या था? यह आग था। हाँ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग को केवल सुनना है प्यारे बच्चे। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो ये हो जाएगा कुल्हाड़ी। क्या था प्यारे बच्चे? कुल्हाड़ी था। उसके बाद है, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। तो वे कठोर पत्थर से बनाते थे। किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से वे बनाते थे। उसके बाद है, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। तो हो जाएगा पशुओं का। किनका हुआ है? पशुओं का हुआ है। उसके बाद है, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किस वर्ष के बीच माना जाता है। नव पाषाण युग, तो ये हो जाएगा 4000 से 2000 ईसा पूर्व राइट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न वही है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। ये हो जाएगा आत्मनिर्भर व्यवस्था। उसके बाद है, पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो ये हो जाएगा पहिया या चक्र। क्या हो जाएगा? पहिया या चक्र हो जाएगा। उसके बाद है, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो ये हो जाएगा नव पाषाण युग। क्या हो जाएगा? नव पाषाण युग राइट हो जाएगा। उसके बाद है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो ये हो जाएगा नव पाषाण युग। क्या हो जाएगा? नव पाषाण युग हो जाएगा। उसके बाद है, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो ये हो जाएगा नव पाषाण युग। क्या हो जाएगा? नव पाषाण युग हो जाएगा। उसके बाद है, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखे थे। तो उन्होंने यह जो है नव पाषाण युग में सीखे थे। उसके बाद है, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी। तो यह हो जाएगा मध्य पाषाण युग। कब खोजे थे? मध्य पाषाण युग में खोजे थे। उसके बाद है, मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसल की खेती शुरू किए थे। तो यह हो जाएगा गेहूँ और जौ को किया था। आगे यहाँ पर है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था। तो उन्होंने कुत्ता को बनाया था। क्या जी? कुत्ता को बनाया था। आगे, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा भीमबेटका, जो कि कहाँ है? जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है, प्रागैतिहासिक अवशेष का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र आर्कियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आर्कियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था। बताइएगा, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था। तो यह हो जाएगा तांबा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है। तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ चला है? महाराष्ट्र में पता चला है। उसके बाद है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियाँ कहाँ पाई गई थी। हो जाएगा गुंगेरियन, मध्य प्रदेश से में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है, ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ है। तो ये हो जाएगा
पशुओं का, किनका हुआ है, पशुओं का हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे है, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, तो यह हो जाएगा कांसा। क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था, यह सांड थे। कौन थे, सांड थे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है, यह हो जाएगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब और किसके द्वारा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की, हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो ये हो जाएगा हड़प्पा में। कहाँ पाए गए थे, हड़प्पा में। आगे हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे, तो ये हो जाएगा आयताकार। कैसे में थे, आयताकार में थे। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है, तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन है, तो ये हो जाएगा सूतका गेंडोर। क्या हो जाएगा, सूतका गेंडोर, जो कि कहाँ है, जो पाकिस्तान में है। क्या जी, आगे सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा दास्क। क्या हो जाएगा, दास्क हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, हो जाएगा शहरी और व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था, तो हो जाएगा नगर योजना। उसके बाद है, किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है, तो हो जाएगा कालीबंगा। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो यह हो जाएगा, और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थे, इनका पता मोहनजोदड़ो से पता चला है। आगे, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है, तो यह हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वो आगे, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया है, तो यह हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा। जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, यह भी याद रखना है। हड़प्पावासी का मुख्य पेशा क्या था, तो हो जाएगा शिल्पकारी। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थलों से मनके बनाने कारखाने का साक्ष्य मिला है, तो हो जाएगा लोथल व चनहुदड़ो से। आगे, किस हड़प्पा पुरा स्थल से गोदी का प्रमाण मिला है, तो यह हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हड़प्पा में नाप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो यह हो जाएगा दशमलव। आगे हम लोग का प्रश्न है, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी, तो यह हो जाएगा 2:16। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती किए थे, तो यह हो जाएगा कपास। किनका किया था, कपास का किया था। आगे हम लोग का प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, तो यह हो जाएगा गेहूँ व जौ। क्या हो जाएगा, गेहूँ व जौ हो जाएगा। आगे, किस हड़प्पा पुरास्थल से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों का अवशेष मिला है, तो यह हो जाएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए आगे, किस हड़प्पा पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिला है, तो यह हो जाएगा लोथल व रंगपुर। आगे है, किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह हो जाएगा हम लोग का बनावली। क्या हो जाएगा, बनावली इनका सही आंसर हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का वो ये है, सबसे पहले किस हड़प्पा पुरास्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो ये हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त कलाकृति में कौन सी चित्र सर्वोत्तम है, तो ये हो जाएगा मोहरे। उसके बाद एक कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है, हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किसकी है, तो ये हो जाएगा नारी की। किनका अधिकांशतः, ये हो जाएगा नारी की अधिकांश मूर्तियां हैं। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न यहाँ पर वही है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है, तो यह हो जाएगा मोहरों से। किन से मिलता है, चलिए
भाव चित्रात्मक लिपि है, जिनको अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? यह हो जाएगा भाव चित्रात्मक। क्या हो जाएगा? भाव चित्रात्मक, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई थी? 1853, राइट हो जाएगा। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई थी? यह हो जाएगा 1923, इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो यह हो जाएगा दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाईं ओर। आगे, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? यह हो जाएगा मातृ देवी की। किनका हो जाएगा? मातृ देवी की हो जाएगा। आगे, किन हड़प्पा पुरास्थल से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो यह हो जाएगा हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा पर शिव के आर्द्र रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हड़प्पावासी का पवित्र वृक्ष था? तो यह हो जाएगा पीपल था। हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो यह हो जाएगा कुबड़ सांड। क्या हो जाएगा? कुबड़ सांड, राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? यह हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो यह हो जाएगा मातृसत्तात्मक। क्या हो जाएगा? मातृसत्तात्मक, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? यह हो जाएगा रोपड़। क्या हो जाएगा? रोपड़, राइट आंसर हो जाएगा। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? यह हो जाएगा गुजरात। आगे, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है, तो यह हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता का माना जाता है? कांस्य युग, राइट हो जाएगा। किस हड़प्पा पुरास्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई? जगह लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा से। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा लोथल। आगे, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा था? बताइएगा, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा था? सर जॉन मार्शल, इनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया? हो जाएगा यहाँ पर 2 भागों में, ऋग वैदिक व उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग वेद की रचना हुई से क्या कहते हैं? तो जगह ऋग वैदिक काल उनको बोलते हैं। चलिए, कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल माना गया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को। उसके बाद है, जिस काल में ऋग वेद के आधारित अतिरिक्त अन्य 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद की रचना हुई, उसे क्या कहते हैं? हो जाएगा उत्तर वैदिक काल उनको बोलते हैं। उसके बाद आगे, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, यह जो हो जाएगा हम लोग का 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? यह हो जाएगा आर्य कहा जाता था। आगे है, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? यह हो जाएगा मध्य एशिया। उसके बाद आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया? हो जाएगा प्रो मैक्स मूलर हो जाएगा। उसके बाद है, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो यह हो जाएगा ऋग वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग वेद से मिलता है। क्या जी? ऋग वेद से मिलता है। चलिए उसके बाद है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। उसके बाद आर्यों की भाषा क्या थी? तो यह हो जाएगा संस्कृत। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? यह हो जाएगा इंडो आर्य। उसके बाद भारत में आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो यह हो जाएगा पंजाब में बसे थे। वैदिक समाज कितने भागों में वर्गों में विभाजित था? तो यह हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा।
उसके बाद आरंभ में अर्थात ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ था? तो यह हो जाएगा व्यवसाय के आधार पर। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में अभी जो समय चल रहा है, समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? तो यह हो जाएगा चलिए, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? तो यह हो जाएगा जन्म के आधार पर। आगे हम लोग का प्रश्न वही है, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो यह हो जाएगा वस्तु विनिमय। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो यह हो जाएगा गुरुकुल में। कहाँ दिए जाते थे? गुरुकुल में दिए जाते थे। आगे ऋग वैदिक काल उसके बाद ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ये इंद्र हो जाएगा। उसके बाद कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? तो ये हो जाएगा प्रजापति बन गए। उसके बाद है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो ये हो जाएगा यज्ञ हो जाएगा। ऋग वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया? तो ये हो जाएगा सरस्वती। ऋग वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा बैक नोट या फिर सूदखोर बताया जाएगा। आगे प्रश्न वो ये शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदान कहा गया। शतपथ ब्राह्मण ऋण देने वाले को कुशीदिन कहा गया है। उत्तर आगे वैदिक काल में राजनीतिक शक्तियां बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था? तो हो जाएगा हम लोग का अश्वमेध यज्ञ। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था? तो यह हो जाएगा हम लोग का वाजपेयी यज्ञ हो जाएगा। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 हो जाएगा। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व छोटी शताब्दी के क्या है? किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो यह हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। आगे हड़प्पा के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंशों का नाम था? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। क्या हो जाएगा? बृहद्रथ राइट आंसर हो जाएगा। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? बृहद्रथ हो जाएगा। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, यह तो याद होगा। बिंबिसार मगध की राजधानी पर कब बैठा? तो 1945 हो जाएगा। आगे बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो यह हो जाएगा उन्होंने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसका बिंबिसार की पहली और प्रभावी पत्नी कोलकाता देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? हो जाएगा प्रसेनजीत। आगे उत्तर बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ये हो जाएगा बौद्ध। चलिए उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न करेंगे। आगे जो प्रश्न है उसके बाद जो आगे प्रश्न हुआ है, बिंबिसार का समकालीन राजवेद जिसे उसका महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया था उनका नाम था जीवक। क्या था? जीवक था। उसके बाद बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग यानी पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा गया था, वह अवंती शासक था, तो हो जाएगा प्रघोत। उसके बाद आगे 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अजातशत्रु बैठे थे। उसके बाद अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? यह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो यह हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो उन्होंने पाटलिपुत्र किए थे। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? यह हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? उदयन जैन धर्म का यह अनुयायी था। चलिए
उसके बाद है उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था? यह हो जाएगा अवंती का मगध में विलय। उसके बाद है उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो हो जाएगा नागदशक। क्या हो जाएगा? नागदशक इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग जो कि नागदशक का क्या था? मंत्री था ये शायद। चलिए, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो उन्होंने वैशाली किए थे, वैशाली। उसके बाद है शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो हो जाएगा कालाशोक। क्या थे वे थे कालाशोक। उसके बाद एक कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित किए थे? कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित किए थे? उन्होंने पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा यहाँ पर नंदीवर्धन को, नंदीवर्धन को। चलिए, और आगे नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा महापद्मनंद। किसको माना जाता है? महापद्मनंद। जैसा कि आप लोग को बताया गया, इसमें जो है कि आप लोग को एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद हम एक बोलाएंगे आधुनिक, उसके बाद प्राचीन, उसके बाद एक आएगा मिडवल। चलिए, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को बोलते हैं, आप सभी को पता है। महापद्मनंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन सा था? कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह घनानंद था। कौन था? घनानंद थे ये, घनानंद। चलिए, घनानंद के शासनकाल में जिस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था सिकंदर। क्या थे? क्या घनानंद के शासनकाल में जिस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ उनका नाम सिकंदर था? क्या था? सिकंदर था, सिकंदर था उनका नाम। उसके बाद आगे घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? यानी घनानंद को जो कि यह जो है कि किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश का यह अंतिम शासक घनानंद थे। किस वंश के थे? नंद वंश का जो अंतिम शासक था यह घनानंद थे, घनानंद। चलिए, उसके बाद है घनानंद के शासनकाल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? यह सिकंदर ने किया था। उसके बाद घनानंद को युद्ध में पराजित करके किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो आप सभी को पता होगा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी के काल में मेगास्थनीज जो है कि भारत आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। जब आप सभी को पता होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, तो उस जो सेल्यूकस निकेटर की जो एक बेटी थी जिसका के नाम हेलेना था, हेलेना, उनका जो है कि विवाह जो है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था और राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था। उसमें आप लोगों को पटना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, मौर्य वंश के शासनकाल के बारे में। आगे यहाँ पर है मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय में इसका अंत भी हुआ? हो जाएगा अंग और कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध आप सभी को पता होगा, अशोक ने लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में लड़े थे। और इस युद्ध के बाद जो उन्होंने युद्ध करना क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, त्याग दिया था युद्ध, और उन्होंने धम्म महामात्र को अपना लिया था। उसके बाद मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? तो हो जाएगा शिशुनाग वंश। उसके बाद पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर बसा है? हो जाएगा सोन व गंगा। पटना में अगर पूछा जाए पटना में गंगा नदी किस दिशा में बहती है, तो आप लोग को उत्तर बताना है, उत्तर। उसके बाद आगे यहाँ पर पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? हो जाएगा सोन व गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो आप सभी को पता होगा, यह पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना जो है उन्हीं को कुसुमपुर भी बोला जाता था। आगे यहाँ पर राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह बिंबिसार ने करवाए थे, बिंबिसार। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसने किया था? क्वेश्चन क्या है, मगध साम्राज्य का जो है ना सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो यह किया था महापद्मनंद। कौन किए थे? महापद्मनंद। उसके बाद आगे है बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? यह हो जाएगा तक्षशिला में इन्होंने लिए थे। कहाँ लिए थे? तक्षशिला में इन्होंने लिए थे। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न वह है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व हुए थे, और इनके पिता का नाम जो था फिलिप द्वितीय। क्या थे? फिलिप द्वितीय थे इनके पिता का नाम, सिकंदर का। उसके बाद आगे है फिलिप द्वितीय जो है ना कहाँ के यह शासक थे? तो यह हो जाएगा मकदूनिया। कहाँ के थे? यानी फिलिप द्वितीय जो कि सिकंदर के पिता थे, यह कहाँ के शासक थे? तो यह मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया के। आगे
फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना था? तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। उसके बाद सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? तो ये हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व जो है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर आगे हम लोग का यहाँ पर वही है, सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो है कि दो सत्यवादी, जो राष्ट्रवादी नेता जो दो थे, सत्यपाल और किचलू, इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। और इसी के आक्रोश में जो है कि एक सभा बुलाई गए थे। उस सभा में जनरल ओडायर ने क्या कर दिया था? गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। उसमें से एक बच्चे जो है कि बच चुके थे, जिनका नाम क्या था? उधम सिंह। क्या थे? उधम सिंह। उन्होंने जो है कि लंदन में जाकर के जो है कि जनरल ओडायर की क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। ये तो इतना आप लोग को पता होगा। चलिए आगे यहाँ पर सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र पर किसका शासन था? तो ये हो जाएगा पुरु यानी पोरस का शासन था। उसके बाद है पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? उसको जो जाना जाता है हाइडस्पीच का युद्ध के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद है हाइडस्पीच का भारत का नाम क्या था? हाइडस्पीच का भारतीय नाम क्या था? दियोगा बीतस्ता झेलम। उसके बाद है सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंप कर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? यह हो जाएगा सेल्यूकस को। किनको? सेल्यूकस को हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सिकंदर के अकाल मृत्यु के बाद जो है बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ था। किनको हुआ था? सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ था। उसके बाद है सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? यह है एरियन। क्या है? एरियन है यह। आगे यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसिनियंस ऑफ आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने किया था? यह हो जाएगा सिकंदर ने किया था। कौन किया था? सिकंदर ने किया था। उसके बाद है मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा इंडिका है। और इनके लेखक जो है कि आप सभी को पता होगा, मेगास्थनीज है। चलिए उसके बाद यहाँ पर है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था आप सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश का संस्थापक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसके माता का क्या नाम था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व हुए थे। क्या हुए थे? 345 ईसा पूर्व हुए थे। और इनके माता के नाम हम लोग करेंगे तो इनकी माता का नाम मूरा था। क्या था? मूरा नाम था। मूरा। क्या जी? मूरा। चलिए उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, उन्होंने तक्षशिला में जो है कि शिक्षा प्राप्त किए थे। तक्षशिला। उसके बाद है तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार किए थे? तो हो जाएगा वो तक्षशिला में जो चंद्रगुप्त मौर्य के एक शिक्षक थे, उनका नाम चाणक्य थे। क्या थे? चाणक्य थे उनका नाम। उसके बाद राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा था? क्या राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? तो हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। मगध। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है, राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया था? तो देखिए, राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पहला सफल अभियान जो था वह था पंजाब व सिंध यूनानियों को। चलिए किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? तो यह हो जाएगा हम लोग का घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बच्चे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। कब बैठे थे ये? 322 ईसा पूर्व ये बैठे थे। उसके बाद आगे जो हम लोग का प्रश्न है पर बच्चे वो ये है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो है किसने किया था?
चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा इनका जो गुरु था, हमने इनके गुरु के बारे में बताया, इनका शिक्षक के बारे में कि इनका गुरु चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वह चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो इनका राज्याभिषेक भी जो है ना चाणक्य ने ही किया था, इनके गुरु ने ही किए थे। आगे यहाँ पर हम लोग का सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? क्या है? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? तो यह हो जाएगा हम लोग का मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। महावीर जो है कि जैन धर्म से थे। चलिए उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर वही है, सरबन बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हो गई? बताइएगा। सरबन बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब तथा किस कारण से हो गई? तो आप सभी को पता होना चाहिए इनका जो है कि मृत्यु 298 ईसा पूर्व। कब हुआ? 298 ईसा पूर्व इनका जो है ना मृत्यु हुआ था। और उपवास से, और किससे हुआ था? उपवास से हुआ था, जिसे जैन परंपरा में सल्लेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्लेखन कहा जाता है। यानी उपवास करके, भूखे रह करके जो है ना उस धर्म में शरीर का त्याग जो है ना, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म में उपवास से यानी कि भूखे रह करके शरीर का त्याग करना वह सल्लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सल्लेखन कहलाता है। चलिए उसके बाद है बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो यह बैठा था 298 ईसा पूर्व। कब बैठे थे? यह जो बैठे थे 298 ईसा पूर्व यह बैठे थे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर है वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में तो यह हो जाएगा उसमें जो कहा गया इनको भद्रसार। भारत का नेपोलियन आप सभी को पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग का यहाँ पर आगे जो हम लोग का प्रश्न है, यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? बताइएगा। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? ये हो जाएगा ओमित्रोचेटस। चलिए ओमित्र घात भी बोलते हैं। चलिए ओमित्र घात शब्द का क्या अर्थ है? बताइएगा। तो ओमित्र घात शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है हम लोग का शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक उनका अर्थ होता है। उसके बाद है जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा सिंहसेन। क्या बोलते हैं? सिंहसेन उनको बोलते हैं। उसके बाद बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? हो जाएगा डायनियस। क्या हो जाएगा? डायनियस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? ये हो जाएगा डायमेकस। क्या हो जाएगा? डायमेकस। उसके बाद बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीजों की मांग की थी? ये हो जाएगा मीठी मदिरा, सूखी अंजीरा और दार्शनिक। मदिरा मतलब जानते हैं ना जी, शराब होता है। क्या बोला जाता है? आप लोग हिंदी में सुनते होंगे, मंदिर मस्जिद बैर कराए मगर सबको मिलाए एक मधुशाला। मंदिर मस्जिद तो बारह बच्चे सबको जो है ना क्या करते हैं, एक दूसरे से बैर कराते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। लेकिन जो है ना मधुशाला जो होता है, एक शराब का जो दुकान होता है, वहाँ वह सबको जो है ना वहाँ पर सबको एक कर देते हैं, सबको मिला देते हैं। क्या जी? चलिए उसके बाद है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बताइएगा। बिंदुसार किस धर्म का जो है ना किस समुदाय का अनुयायी था? यह हो जाएगा आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। उसके बाद है आजीवक संप्रदाय का वह भविष्यवक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, वो हो जाएगा पिंगल वत्स। क्या हो जाएगा? पिंगल वंश हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का वह भविष्यवक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, वो हो जाएगा पिंगल वत्स। क्या हो जाएगा? पिंगल वत्स। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यह हो जाएगा अशोक। हाँ, आज जो है ना आज के क्लास में आप लोग का एंशियंट हिस्ट्री हम पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन आप लोग के बन रह सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करा देंगे। यह 2 से 3 घंटे का ये क्लास होने वाला है। 2 से 3 घंटे में ये जो है ना कंप्लीटली आपको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को हम कवर करा देंगे। चलिए
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो ये हो जाएगा अवंती यानी उज्जैन। हाँ जी, लाइव में इसको हम नहीं दे पा रहे हैं। लाइव में देने का नहीं रीजन था कि वहां पर जो है ना क्वालिटी आप लोग को सही नहीं नजर आता। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो यह बैठे थे 269 ईसा पूर्व। कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व बैठे थे। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो उन्होंने देवानापीर क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो उन्होंने देवानापीर यानी देवताओं का पीर जो एक उपाधि उन्होंने धारण किया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो उसमें पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। उसके बाद है सिहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? बताइएगा क्या है? सिहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो यह हो जाएगा उनको अशोक जो है ना प्रियदर्शी कहा गया। किन क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए, उसके बाद है अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो यह हो जाएगा मास्की व गुजरा अभिलेख। क्या हो जाएगा? मास्की व गुजरा अभिलेख में। चलिए, उसके बाद है अपने लघु शिलालेख के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है? तो यह हो जाएगा रुद्रदामन का प्रथम जूनागढ़ अभिलेख। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन का प्रथम जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर है, चलिए हाँ, हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके एक साल बाद जो है कि 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। राखल दास बनर्जी ने इनका खोज किया था। उसके बाद हम लोग का उसके बाद यहाँ पर हाँ, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। साइमन कमीशन को वापस क्यों किया गया था? साइमन कमीशन को वापस क्यों किया गया था? इसको वापस करने का रीजन था कि इसमें एक भी भारतीय जो है ना भागीदार, उसमें एक भी भारतीय जो है कि नहीं थे, इस कारण से। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न वही है, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? अशोक के समय जनसाधारण की भाषा की बात हम लोग करेंगे तो पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। उसके बाद है अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो यह हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा इनका सही आंसर। उसके बाद है भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो यह होगा 261 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो यह हो जाएगा उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किनको अपना लिया था? बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो यह हो जाएगा और वह कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो है कि उपगुप्त ने दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ना अशोक को उपगुप्त ने दिया था। और वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह मथुरा के रहने वाले थे। कहाँ के थे? वे मथुरा के रहने वाले थे। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न करेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा किए थे? देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म जब अपना लिया, ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद सर्वप्रथम उन्होंने यात्रा जो किए थे, उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा किए थे। कहाँ किए थे? बौद्ध गया की यात्रा किए थे, जो गया में, क्या जी, गया में। हाँ, वहाँ उनका आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके बाद इनको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति की हम लोग बात करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति की, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था इनको बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और उसके बाद इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिए थे वह उन्होंने सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। उनके बाद इनमें आप लोग को एक और बातें याद रखनी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुए थे? तो इनका मृत्यु जो है ना कुशीनगर में हुए थे। कहाँ हुए थे? कुशीनगर में हुए थे मृत्यु। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, उसके बाद आगे अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो हो जाएगा अशोक के शासनकाल में जो है कि तीसरी बौद्ध संगति, और कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में हुए थे। कहाँ हुए थे? पाटलिपुत्र में हुए थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। वही हम लोग का
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो उन्होंने श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था जी? श्रीलंका भेजे थे उन्होंने, श्रीलंका। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो यह हो जाएगा भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। क्या हो जाएगा? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 332 ईसा पूर्व। कब हुए थे? 332 ईसा पूर्व हुए थे इनका मृत्यु। चलिए उसके बाद आगे प्रश्न करेंगे, अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य वंश का जो है कि अंतिम शासक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन इनका अंतिम शासक की हम लोग बात करेंगे, इनका अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ इनका अंतिम शासक था। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए उसके बाद अशोक के शिलालेख को क्या कहा गया है? बताइएगा आप लोग, अशोक के शिलालेख को क्या कहा गया है? इनका सही आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा, यह हो जाएगा राज्यादेश या शासनादेश। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न करेंगे। हाँ जी, धैर्य बिल्कुल होना चाहिए। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन है? तो हो जाएगा अशोक के शिलालेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में इनको बांटा गया है, 3 वर्गों में। पहला हो जाएगा शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। क्या हो जाएगा? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे अशोक के बृहत शिलालेख की कुल संख्या कितनी है और यह कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा 14 और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है। अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है, तो हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी हो जाएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न है हम लोग का वो यह है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा किया था? तो ये हो जाएगा 8वें शिलालेख में इनकी जानकारी मिलता है। चलिए उसके बाद अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सी है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? तो ये हो जाएगा 13वां। क्या हो जाएगा? 13वां इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी और कब तथा किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम जो है कि यहाँ पर गिरिनार शिलालेख की खोज हुए था 1822 में और कर्नल जेम्स टॉड ने किया था इनका खोज। चलिए उसके बाद है, किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा था? तो हो जाएगा भब्रू शिलालेख में। उसके बाद अशोक के गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 3। क्या हो जाएगा? 3 इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वो ये है, आगे अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? हो जाएगा बराकर की पहाड़ियों में, जो कि गया और बिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गया के बिहार में। आगे बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ी में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या है? तो हो जाएगा सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल। उसके बाद आगे हम लोग का यहाँ पर वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आप सभी को हमने बताया था कि इनका गुरु जो था, इनका जो शिक्षक था वो चाणक्य थे। इनका राज्याभिषेक भी चाणक्य ने, इनके गुरु ने ही किए थे। उसके बाद इन्होंने एक प्रधानमंत्री भी जो नियुक्त किया था वो उन्होंने अपने गुरु को ही, अपने शिक्षक को ही यानी चाणक्य को ही नियुक्त किए थे। चलिए उसके बाद मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र की हम लोग बात करेंगे तो वह तक्षशिला थे। कौन थे? तक्षशिला हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद हम लोग का किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो हो जाएगा इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो हो जाएगा संस्कृत राइट हो जाएगा।
उसके बाद है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है बताइएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसका है। हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो यह कथन जो है कि मेगास्थनीज का है। किनका है यह कथन? मेगास्थनीज का है। उसके बाद है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है चंद्रगुप्त को। किनको? नहीं जी, इनको चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। उसके बाद है कि उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? यह हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अशोक। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर वो यह है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था बताइएगा। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो उन्होंने कुणाल को भेजा था। किनको भेजा था? कुणाल को उन्होंने भेजा था। उसके बाद हम लोग का है अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा शैल में लिखा है, तो हो जाएगा यहाँ पर यरागुडी का लघु शिलालेख हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर वही है, अशोक की माता का क्या नाम था। अशोक की माता का क्या नाम था? तो उनका माता का नाम आप सभी को पता होगा, यहाँ पर सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था। उसके बाद यहाँ पर किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक में विभाजित किया था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज राइट हो जाएगा। उसके बाद है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ की हत्या कर तथा उसने किसने करके मगध में शुंग वंश का स्थापना किया था। आप सभी को पता है शुंग वंश यानी कि मौर्य वंश के बाद आए कौन सा वंश? शुंग वंश आए थे। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आए थे? नंद वंश के बाद हम लोग का मौर्य वंश आया था। और जब मौर्य वंश का जो कि अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, इनकी जब हत्या हो गई, इनकी जब हत्या कर दिए, कौन हत्या कर दिए? इनकी जो हत्या कर दिए पुष्यमित्र शुंग ने। कौन कर दिए? पुष्यमित्र शुंग ने। जब कि नंद वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उनकी हत्या कर दिए, तो उनके बाद नंद वंश के स्थान पर कौन सा वंश आया था? तो उसके बाद आया था शुंग वंश। कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। और नंद वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसके बाद नंद वंश आ गया, यहाँ शुंग वंश आगे। तो शुंग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? हम लोग बात करेंगे तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ थे? शुंग वंश का जो अंतिम पहली राजधानी थी वह पाटलिपुत्र ही थे। आगे शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? उन्होंने विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, और जो बच्चे इस चैनल पे अभी तक पहली बार हैं वे लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नाइट के क्लास में आने के लिए लाइव क्लास नाइट में हम लोग का चलता है जी। क्या जी? चलिए आगे, पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्टीरियाई यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा डेमोट्रियस। क्या हो जाएगा? डेमोट्रियस इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यवनों यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? तो हो जाएगा मिनांडर ऑफ मिलिंद। क्या हो जाएगा? मिनांडर ऑफ मिलिंद। उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न करेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे बताइएगा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराए गए यज्ञ में उनके पुरोहित कौन थे? चलिए, के बाद आगे जो प्रश्न है वो यह है यहाँ पर, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई थी? तो 148 ईसा पूर्व। उसके बाद है पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी यह था अग्निमित्र। शुंग वंश का 10वां व अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वासुदेव ने मार डाला था? तो यह हो जाएगा देवभूति। क्या हो जाएगा? देवभूति हो जाएगा। उसके बाद किसने कन्नब वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा सिमुक। क्या हो जाएगा? सिमुक हो जाएगा। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? तो ये हो जाएगा वैदिक धर्म। कौन सा धर्म को? वैदिक धर्म हो जाएगा। उसके बाद है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग को। उसके बाद है शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? तो यह हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। आगे, शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो यह हो जाएगा विदिशा।
आगे पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की हो जाएगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा, मनु। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नामक नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य एवं टीका लिखा, तो यह हो जाएगा पतंजलि। आगे किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो यह हो जाएगा मनुस्मृति। आगे कन्नब वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह हो जाएगा हर्षचरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र। आगे सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो यह हो जाएगा प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो यह हो जाएगा प्राकृत। सातवाहनों की लिपि क्या थी, तो यह हो जाएगा ब्राह्मी। उसके बाद सातवाहन वंश का सबसे बड़ा एवं पराक्रमी शासक तो बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वो ये है सिंधुक या सिप्ट नाम से किस सातवाहन शासक को जाना जाता है, ये हो जाएगा सिमुक को जाना जाता है। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसे सातकनी की उपाधि धारण की हो जाएगा सातकनी प्रथम। आगे किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलेच्छ कहा गया है, तो ये हो जाएगा महाभारत। उसके बाद किस स्तूप के द्वार पर सातकनी प्रथम का नाम उल्लिखित है, ये हो जाएगा सांची स्तूप। क्या हो जाएगा? सांची स्तूप। उसके बाद सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया व पार्थिया पर किसका अधिपत्य रहा, तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। आगे किस यमन शासक ने अंग्रेजी की उपाधि धारण कर रखी थी, तो ये हो जाएगा डेमोट्रियस। उसके बाद है यूनानी प्रभाव से प्रभावित मूर्ति कला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ, तो ये हो जाएगा गांधार शैली। क्या हो जाएगा? गांधार शैली। उसके बाद आगे जो यहाँ पर सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृति पर लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है, इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे, तो यह जगह रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख जो कि प्राकृत भाषा में है। भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है, तो जगह रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है किस शक क्षत्रप ने वह किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया, तो हो जाएगा रुद्रदामन का प्रथम सुविशाक। आगे शकों के बाद भारत आने वाला जाति था, तो ये हो जाएगा पल्लव। उसके बाद है पल्लवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हो जाएगा पार्थियाई या पार्थियन। पल्लवों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है, तो जगह सिक्के व शिलालेख। उसके बाद है पल्लव कहाँ के निवासी थे, तो ये हो जाएगा ईरान के थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ, तो ये हो जाएगा कुषाण। उसके बाद है कुषाणों के पहले राजवंश के संस्थापक थे कुजुल कैडफिसस। उसके बाद है कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी, यह हो जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद है सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है। कुजुल कैडफिसस का उत्तराधिकारी कौन बना था, हो जाएगा भीम कैडफिसस। उसके बाद आगे यहाँ पर भीम कैडफिसस का उत्तराधिकारी कौन बना, कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया था, हो जाएगा 78 एडी में शक संवत उन्होंने चलाया था। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, तो उन्होंने पुरुषपुर पेशावर बनाया था। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी, यह हो जाएगा कश्मीर। सिक्के व मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, महायान बौद्ध धर्म। उसके बाद आगे कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, हो जाएगा अश्वघोष। कनिष्क प्रथम का राजकवि जो था अश्वघोष। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसकी पुस्तक में सापेक्षता, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर प्यारे बच्चों वो एक कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, हो जाएगा अश्वघोष। उसके बाद है कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था, ये हो जाएगा अश्वघोष। उसके बाद है कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो हो जाएगा नागार्जुन। उसके बाद है नागार्जुन ने अपनों किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, हो जाएगा माध्यमिक सूत्र। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न वो ये है हम लोग का, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी, हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। उसके बाद है कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे, हो जाएगा तक्षशिला व मथुरा। उसके बाद है कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, तो हो जाएगा गांधार कला व मथुरा कला।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये हो जाएगा पेशावर। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या था? हो जाएगा बुद्ध का जीवन चरित्र। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पेशावर में। आगे, बौद्धों का महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा गया है? तो हो जाएगा बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष राइट हो जाएगा। उसके बाद है, अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो हो जाएगा वसुमित्र। उसके बाद है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो हो जाएगा महाविभाष सूत्र को। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा चरक को। किनको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? हो जाएगा वास्तुकला। उसके बाद है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए? तो हो जाएगा भीम कडफाइसिस। आगे, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो हो जाएगा महाराज। महाराज की उपाधि उन्होंने धारण किया था। उसके बाद है, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? हो जाएगा कुमारी देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हो जाएगा महाराजा धीराज। आगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया? हो जाएगा किस उपलक्ष्य में? तो हो जाएगा 319 से 20 में अपने राज्यरोहण की स्मृति में। उसके बाद हम लोग का आगे है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? हो जाएगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो जगह कुमार देवी। उसके बाद है, समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो जगह दत्ता देवी। दत्ता देवी। उसके बाद है, किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन पर व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? तो हो जाएगा प्रयाग प्रस्ती। उसके बाद है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रस्ती लेख उत्कीर्ण किया था? यह हो जाएगा हरिसेन। उसके बाद है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया? तो हो जाएगा विक्रमादित्य। और आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उसके बाद आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा उज्जैनी। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? तो हो जाएगा अक्रमादेव। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो महेंद्रादित्य का। आगे है, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो हो जाएगा कार्तिकेय हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हो जाएगा स्कंदगुप्त। आगे, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके हुनों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो हो जाएगा भिठारी स्तंभ अभिलेख में। उसके बाद आगे है, हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य। आगे, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो हो जाएगा सुदर्शन झील। आगे, स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईसा पूर्व। 467 ईसा पूर्व। आगे, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हो जाएगा पुरुषगुप्त। आगे यहाँ पर गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो हो जाएगा राजतंत्रात्मक। आगे, गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासन इकाई क्या था? तो हो जाएगा ग्राम। आगे, गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? हो जाएगा भूमि सुधार राइट हो जाएगा। उसके बाद है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो हो जाएगा वस्त्र उद्योग। आगे, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो हो जाएगा विष्णु। आगे, गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा कला एवं साहित्य के लिए। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो हो जाएगा मथुरा व सारनाथ। आगे, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हो जाएगा अजंता एवं बाघ की गुफा। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाए थे? तो हो जाएगा स्वर्ण। आगे, गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? हो जाएगा सम्राटों की मनोवृत्ति का। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जगह चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे, समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? हो जाएगा गरुड़। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वो ये है हम लोग का, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के का प्रचलन कराया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय।
आगे गुप्तकालीन लोह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है तो हो जाएगा महरौली लोह स्तंभ। महरौली लोह स्तंभ जो दिल्ली में है किस गुप्त शासक से संबंधित है तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे गुप्त काल में शिक्षा के दो केंद्र थे तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र और उज्जैनी। उसके बाद गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे तो हो जाएगा तक्षशिला व नालंदा, तक्षशिला व नालंदा। उसके बाद गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है तो संस्कृत हो जाएगा। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था तो हो जाएगा कालिदास। आगे संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है तो हो जाएगा मेघदूत को। वियोग श्रृंगार की अत्युष्ट रचना मेघदूत के रचनाकार कौन है तो हो जाएगा कालिदास। आगे हम लोग का वही है पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है तो हो जाएगा नारायण पंडित। गुप्तकालीन तथा कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है कि रचनाकार कौन है तो विष्णु शर्मा राइट हो जाएगा। आगे गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमर कोश के रचनाकार कौन है तो हो जाएगा इनके रचनाकार अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह है। उसके बाद गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है तो जगह चंद्रो गोमिन। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी तो हो जाएगा आर्यभट्ट। यह हो जाएगा आर्यभट्ट। उसके बाद है सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचय कराया तो हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे शून्य का आविष्कार किसने किया था तो हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आगे भारतीय ज्योतिष का जनक किसे माना जाता है तो हो जाएगा आर्यभट्ट को। नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है तो हो जाएगा धन्वंतरी। आगे उसके बाद आगे यहाँ पर है किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वह यह है किस गुप्त शासक को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा? हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मोहरे प्राप्त हुए तो हो जाएगा वैशाली। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो एक प्रकांड सेव विद्वान था हो जाएगा वीरसेन। क्या हो जाएगा? वीरसेन राइट हो जाएगा। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ मिली है तो हो जाएगा नालंदा में। आगे नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचना है तो यह हो जाएगा भर्तृहरि। उसके बाद है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था तो हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आगे किस गुप्त शासक में सर्वप्रथम किसने अमोघ अश्वमेघ यज्ञ किया तथा अश्वमेघ यज्ञ की उपाधि धारण किया था? समुद्रगुप्त। आगे पुष्यमित्र या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ किया था? हो जाएगा पुष्यभूति, थानेश्वर, हरियाणा। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वही है हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? हो जाएगा 606 ईसा पूर्व 16 वर्ष। आगे हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? हो जाएगा थानेश्वर। कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? हो जाएगा कन्नौज। उसके बाद आगे हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ था? हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुआ था? हो जाएगा 647 ईसा पूर्व ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था तो हो जाएगा ह्वेनसांग। कौन थे? ह्वेनसांग राइट हो जाएगा। उसके बाद है हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ था? हो जाएगा 606 ईसा पूर्व ईस्वी में। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था तो हो जाएगा शैव धर्म का। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? हो जाएगा फरवरी 643 ईसा पूर्व कन्नौज में। आगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था तो जगह नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे है बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक हो जाएगा कौन थे? जयसिंह थे। आगे बतापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी तो हो जाएगा यह बतापी थे। उसके बाद है बतापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? जो है कर्नाटक बीजापुर। आगे है बतापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद है बतापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो हो जाएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। आगे बतापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को। आगे हम लोग का यहाँ पर वही है
बेगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा बतापी के किस चालुक्य शासक के शासनकाल में की थी? तो हो जाएगा विष्णुवर्धन 615 ईसा पूर्व पुलकेशिन द्वितीय के सहयोग से। चलिए उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न वही है, आगे बेगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? हो जाएगा विष्णुवर्मन प्रथम। आगे उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ? यह हो जाएगा सिंह विष्णु। आगे पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? हो जाएगा वैष्णव धर्म का था। कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? हो जाएगा वैष्णव एवं शैव के हो जाएगा। आगे महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद महाबलीपुरम का सौर मंदिर किस पल्लव शासक ने निर्माण करवाया था? हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय। उसके बाद है पल्लवों के मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया? तो जगह संस्कृत। आगे है महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो जगह रुद्रदामन। आगे राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो जगह मान्यखेत महाराष्ट्र। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, तो राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का क्या हो जाएगा? हम लोग का गुफा मंदिर हो जाएगा एलोरा में। चलिए उसके बाद है एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किस धर्म से? एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? यह हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन। आगे एलोरा के 34 गुफाओं में अधिकांश का संबंध किस धर्म से है? तो हो जाएगा हिंदू से, 17 गुफाओं का। एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो 2 मंजिल ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण हो जाएगा दशावतार मंदिर। चलिए उसके बाद आगे हम लोग करेंगे वही है एलोरा के दशावतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हो जाएगा दंती दुर्ग ने। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है, यह हो जाएगा गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? हो जाएगा कर्क द्वितीय। क्या हो जाएगा? कर्क द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद है किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया? हो जाएगा तेलप द्वितीय। कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? हो जाएगा यह बीदर में कर्नाटक में स्थित है। कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो जगह विक्रमादित्य षष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विक्रमादेव चरित के रचयिता हैं, तो हो जाएगा बिल्हन। आगे किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा जो कि एक हिंदू परिवार संहिता है नाम से टीका लिखी है? तो हो जाएगा विज्ञानेश्वर। क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ। आगे कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हो जाएगा सोमेश्वर चतुर्थ। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर चतुर्थ। उसके बाद है तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हो जाएगा नर केसरी। उसके बाद है विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना, हो जाएगा आदित्य प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदित्य प्रथम। चलिए उसके बाद है राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? तो हो जाएगा शिव का। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हो जाएगा राजा धीराज प्रथम। नेक्स्ट एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, हो जाएगा राजा धीराज प्रथम। आगे महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली में निर्मित है? इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? हो जाएगा तंजावुर में है, तमिलनाडु में, और द्रविड़ शैली में, और विजयालय के शासक ने करवाया था। चलिए आगे यहाँ पर है किस वंश के शासन काल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। उसके बाद चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हो जाएगा विशाल शिखर। आगे चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? तो हो जाएगा पिरामिड। नेक्स्ट है तंजौर के राजराजेश्वर या बिरिंदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? हो जाएगा राजाराम प्रथम। आगे यहाँ पर वही है किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? हो जाएगा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। आगे कावेरी नदी तट पर स्थित
गंगेकोट चोलपुरम के वृंदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? हो जाएगा चिदम्बरम मंदिर, और पराकांत प्रथम ने तमिलनाडु में स्थित है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था, ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। उसके बाद एक गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक था, तो हो जाएगा मिहिर भोज। आगे किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिराव की उपाधि धारण की थी? यह हो जाएगा मिहिर भोज। आगे सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो हो जाएगा वत्सराज। वत्सराज। उसके बाद एक गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा यशपाल। नेक्स्ट है पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र था, हो जाएगा मुंगेर और पाटलिपुत्र। पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। उसके बाद है पाल वंश के किस शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण किया? हो जाएगा धर्मपाल और देवपाल। आगे किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? यह हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट है पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? हो जाएगा धर्मपाल को। धर्मपाल को माना जाता है। उसके बाद है पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देवपाल को माना जाता था। किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कालगांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? यह धर्मपाल हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? तो हो जाएगा कन्नौज। उसके बाद है कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा महामेघवाहन को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग का है कलिंग के चेदी वंश का महान एकमात्र उल्लेखनीय शासक था, हो जाएगा खारवेल हो जाएगा राइट आंसर। उसके खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो हो जाएगा हांथी गुम्फा शिलालेख। आगे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। उसके बाद पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवदाई किस शासक का राजकवि था? हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेख में जिसे कुरु प्रदेश के लिए झंझावत और गुर्जरा के लिए अग्नि के समान कहा गया, हो जाएगा यशोवर्मन। क्या हो जाएगा? यशोवर्मन। उसके आगे है चंदेल शासक की सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा कालिंजर। क्या हो जाएगा? कालिंजर इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा धंगदेव। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये हो जाएगा विजय सेन। क्या हो जाएगा? विजय सेन हो जाएगा। आगे किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक संवत चलाया था? तो हो जाएगा लक्ष्मण सेन। आगे बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। आगे यहाँ पर वही है श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद के रचना किसने किया? हो जाएगा जयदेव। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि जयदेव किसके दरबार में रहता था? तो जगह लक्ष्मण सेन के दरबार में। आर्य सप्तशी की रचना किसने किया? हो जाएगा गोवर्धन। आगे जयदेव, धोबी, गोवर्धन या हल्ला युद्ध किस शासक के दरबार में रहते थे? हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का वही है, यहाँ पर राजस्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? हो जाएगा बिमल शाह। आगे किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी? हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। आगे यहाँ पर है सोलंकी वंश का सबसे योग्य व प्रतापी शासक कौन था? तो जगह जय सिंह द्विजराज। आगे गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो जगह कर्ण द्वितीय। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर वही है उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? जगह नरसिंह वर्मन। आगे हम लोग का यहाँ पर प्रश्न वही है होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक व पहला स्वतंत्र शासक था? हो जाएगा विष्णुवर्धन। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर वह है कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी व कला का संरक्षक था? हो जाएगा नरसिंह द्वितीय। उसके बाद है किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम में स्थानांतरित की थी? यह हो जाएगा हम लोग का विष्णुवर्मन राइट हो जाएगा। आगे है यहाँ पर सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? यूनानी हो जाएगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? नागार्जुन हो जाएगा। भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? महाभारत के उपाख्याय से आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का वो है भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं, तो हो जाएगा गीता में। आगे भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है, तो हो जाएगा वासुदेव। क्या नाम दिया गया उनको, वासुदेव उनको नाम दिया गया है। उसके बाद है ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्म कांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था भागवत धर्म हो जाएगा। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है, श्रीमद् भागवत को। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वो यह है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर भागवत धर्म में किसकी प्रधानता, भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई थी, यह हो जाएगा हम लोग का भक्ति भाव समर्पण को। श्रीमद् भागवत के किस ग्रंथ यानी किस शाखा का विशेष महत्व है जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है, तो हो जाएगा दशम। आगे भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था, तो हो जाएगा छठी। आगे वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है, हो जाएगा उपनिषद से। आगे विष्णु का अधिकतर अवतारों की संख्या कितनी है, तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। उसके बाद आगे वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था, हो जाएगा मथुरा। आगे भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है, तो हो जाएगा शैव धर्म। आगे है भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा शैव कहा जाता है। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हो जाएगा सिंधु घाटी से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह हो जाएगा हम लोग का मत्स्य पुराण में। उसके बाद है शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है, तो यह हो जाएगा पाशुपत। आगे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा लकुलिश। आगे लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो हो जाएगा पंचाध्यायी। आगे लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा मेवाड़ में। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है, तो हो जाएगा भागवत पुराण में। और उसके बाद आगे प्रश्न है वो यह है वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद है भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हो जाएगा। वेद कितने, 4 है क्या जी, वेदांग 6 है। चलिए उपनिषद 18 है ना जी, और चलिए महाजनपदों की संख्या 16 है। चलिए वेद के संकलनकर्ता कौन है, वेद व्यास हो जाएगा। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो हो जाएगा पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। वेद कितने हैं, 4 हो जाएगा। ऋग वेद को कितने मंडल में विभाजित किया गया है, 10 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है ऋग वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 हो जाएगा। सोम देवता को उल्लेख ऋग वेद के किस मंडप में है, तो 9वें हो जाएगा। ऋग वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है, वरुण हो जाएगा। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है, तो हो जाएगा अपुरुषैन कहा गया है। उसके बाद है यानी ईश्वर द्वारा रचित। सामवेद में कुल कितने मंत्र है, 1810 हो जाएगा। सामवेद के अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, तो हो जाएगा ऋग वेद से लिए गए हैं। उसके बाद है यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है, तो हो जाएगा यज्ञ विधि का। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। आगे अर्थवेद में क्रमशः कितने मंडल व शुक्ल हैं, तो 20 मंडल हैं, सूक्त 73 है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेख किस विषय का है, तो हो जाएगा आयु विज्ञान का। आगे है उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं, तो यह हो जाएगा गद्य व पद। आगे उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा ब्रह्म विद्या या वेदांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। आगे हम लोग प्रश्न करेंगे भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है, तो जगह कठोपनिषद। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद आगे प्रश्न है यहाँ पर वही है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं, तो जगह पुराण कहलाते हैं। उसके बाद है पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है, तो जगह लोमहर्ष। उसके बाद आगे है सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है, तो हो जाएगा मत्स्य पुराण। उसके बाद है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणित स्मृति है मनुस्मृति हो जाएगा। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य रामायण व महाभारत हो जाएगा। उसके बाद है महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई, जाएगा व्यास और संस्कृत में। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, हो जाएगा जय संहिता के नाम से जाना जाता था। सबसे प्राचीन वेद है ऋग वेद हो जाएगा। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है, तो हो जाएगा ऋग वेद को। नेक्स्ट है लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो हो जाएगा ऋग वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, हो जाएगा विश्वामित्र ने किए थे। चलिए
उसके बाद एक कौन सा वेद मूलतः कर्म कांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन है, तो हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा सामवेद को। आगे कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, तो हो जाएगा यजुर्वेद। आगे कौन सा वेद वास्तु शास्त्री औषधि प्रयोग रोग निवारक जंत्र तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण विवाह प्रेम राजकर्म मातृभूमि आदि विभिन्न विषयों के संबंधित हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। उसके बाद है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो हो जाएगा अथर्ववेद। आगे सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है, तो हो जाएगा आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद। जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थकर हो जाएगा ऋषभदेव हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। उसके बाद जैन धर्म का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हो जाएगा। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा कैलाश पर्वत पर। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हो जाएगा सांड है। उसके बाद यहाँ पर है जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ किस इच्छा वंशीय काशी नरेश के पुत्र थे, तो हो जाएगा अश्वसेन। उसके बाद है पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था, तो हो जाएगा बामा नाम थे। पार्श्वनाथ की प्रथम यूनानी कौन बना था, तो यह अनुयायी हो जाएगा बामा प्रभावती हो जाएगा। उसके बाद है हम लोग का पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा गया, तो हो जाएगा निग्रंथ। आगे पार्श्वनाथ के भिक्षुनी संघ की अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा पुष्य चूला। उसके बाद पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया, कौन कौन, हो जाएगा 4 किया, अहिंसा सत्य अपरिहाग्रह अस्तेय। उसके बाद हम लोग का वही है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प हो जाएगा। महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व तथा कहाँ हुआ था, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। आगे महावीर की माता का नाम त्रिशला था, क्या था, त्रिशला था, यह आप लोग को याद रखना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन है महावीर की माता क्या है, महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी, तो हो जाएगा चेटक। क्या हो जाएगा, चेटक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद है महावीर के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ हो जाएगा। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण से थे, हो जाएगा क्षत्रिय से। महावीर के माता किस कुल के थे, तो हो जाएगा ज्ञात्रिक कुल के थे यह। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्तमान हो जाएगा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यह यशोधरा हो जाएगा, यशोदा। महावीर की पुत्री का क्या नाम था, तो हो जाएगा अनुज्या प्रियदर्शनी। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्ष की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया, तो हो जाएगा नंदी वर्मन, जो कि महावीर के क्या थे, महावीर के बड़े भाई थे। उसके बाद है महावीर को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुआ था, हो जाएगा रिजु पालिका नदी। उसके बाद महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, जगह अर्धमांगधी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने, जमाली हो जाएगा। महावीर को प्रथम महिला अनुयायी कौन बना, तो हो जाएगा चंपा। महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व था, कितने वर्ष की आयु में हुआ था, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनको जो है ना इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था जी, पुरी पाबा में हुआ था, क्या जी, पाबा पुरी। आगे प्रथम जैन संगति कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुआ था, यह 322 पाटलिपुत्र हो जाएगा। प्रथम जैन संगति किसके नेतृत्व में हुआ था, हो जाएगा स्थूलभद्र हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति कब तथा कहाँ हुई थी, तो जाएगा 512 में बल्लभी में हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति का नेतृत्व किसने किया था, तो यह हो जाएगा देवधिगनी। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न है, उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न यहाँ पर वही है द्वितीय, देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख हो जाएगा। किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर को माना जाता है। चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। आगे गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आगे गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे, हो जाएगा शाक्य गण के ये मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी, यह जगह कोलिया वंश के ये थे, कोलिया वंश। आगे है गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गए थे, तो 7वें वर्ष। गौतम माता की मृत्यु होने के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, प्रजापति गौतम बुद्ध के बचपन का
क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुए थे? वह किसके साथ हुए थे? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ ने गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। आगे गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस विद्वान के पास गए? तो हो जाएगा अलार कलाम के पास ये गए थे। अलार कलाम के पास ये गए थे। आगे है गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण किए थे? हो जाएगा सांख्य दर्शन। आगे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए थे? उरुवेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठकर? यह वृक्ष किस नदी के किनारे स्थित है? तो जगह पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा तथा जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? तो वह जो है कि बुद्ध हो जाएगा बुद्ध बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाने लगे और यह जो है ना वह बोध गया कहलाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ तथा किन्हें दिया था? तो बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को यह उपदेश दिया था। उसके बाद है बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ से गौतम बुद्ध काशी चले गए थे। उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहाँ के किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण किए थे? हो जाएगा राजगिरी गए और बिंबिसार ने शिष्यता ग्रहण किए थे। उसके बाद है राजगिरी के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया था? तो हो जाएगा बलुवन। उसके बाद है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से? तो हो जाएगा प्रसेनजीत व उदयन। आगे यहाँ पर बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया? तो हो जाएगा प्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की मौसी थे। क्या जी? बुद्ध के मौसी थे साथ। चले उसके बाद है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुए थे? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुए थे। 80 वर्ष के उम्र में हुए थे। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगति बिहार के नालंदा जिले के राजगिरी में किस स्थान पर हुआ था? तो हो जाएगा सप्तपनी गुहा में हो जाएगा। उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष हो जाएगा सही आंसर। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? चतुर्थ। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान गाई जाती है? धम्मपद हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हो जाएगा त्रिपिटक साहित्य से। आगे यहाँ पर संसार दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। बौद्ध ग्रंथ पिटरो की रचना किस भाषा में की गई थी? हो जाएगा पाली। आगे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर अभिधम्म पिटक के ग्रंथ कथा वस्तु किसकी रचना? हो जाएगा मैगलीपुत्र तिस्सा की। आगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसल राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है यापनीय संपदा का संबंध किस धर्म से? हो जाएगा जैन धर्म से। महत्तम युर किसके अनुयायी थे? हो जाएगा हम लोग का जैन धर्म के। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आज के क्लास में हमने प्यारे बच्चे आप लोग को प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री प्यारे बच्चे आप लोग को टोटल क्वेश्चन हमने आप लोग को कवर करा दिया।
चलिए, और एक क्वेश्चन आप सभी से, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि कब हुआ था उत्तर के साथ, और इसमें कौन से नारे दिए गए थे, इनका जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में जिनको जिनको उत्तर पता हो वे लोग जरूर दीजिएगा। यह क्वेश्चन आप लोग को HW में रहा। और प्यारे बच्चे, इनका जो है ना इनका मिडवल आप लोग मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग देखना चाहते हैं इस तरह का वीडियो, तो मॉडल हिस्ट्री के लिए जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो अभी प्यारे बच्चे 2 से 3 घंटे का क्लास में आप लोग को सारे के सारे मिडवल हिस्ट्री भी कवर आप लोग को करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।